बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान दुश्मन के एजेंट हैं, आर्मी चीफ ने डिक्लेयर कर दिया है। और उन्होंने ये बात क्यों कही है और एक ही दिन बाद ये बात साबित भी हो गई है, वो क्या है। और एक तरफ तो हम 9 मई के वाक़यात का जिक्र करते हैं तो कोर कमांडर हाउस को सबसे बड़ा वाक़या समझते हैं, लेकिन असल बड़ा वाक़या क्या था और वो क्या प्लान था, क्या खौफनाक प्लान था, अगर उस पर अमल हो जाता तो क्या नताइज निकलते और उसके लिए कार्रवाई कहाँ हो रही थी, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और 9 मई के वाक़यात के हवाले से ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो खौफनाक वो सामने नज़र आ रहे हैं, इंकशाफात हो रहे हैं। उसी में बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े लोगों के बच्चे कौन कौन हैं, वो फौजी अफसरान हैं या सिविलियन हैं, कौन कौन से बड़े लोगों के बच्चे हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, वो बात मैं आपसे करूंगा। और जनाब यास्मीन राशिद साहिबा की हेल्थ रिपोर्ट ठीक क्यों नहीं आ रही थी, वो अदालत उसमें थी ना, कस्टडी में थी, वैसे तो अभी भी वो वहीं हैं, लेकिन वो रिपोर्ट क्यों नहीं ठीक हो रही थी, कौन सा अफसर था जो वो रिपोर्ट को रोक रहा था और फिर क्या कार्रवाई हुई जिसके बाद ये रिपोर्ट उनकी ठीक हुई और फिर वो कहाँ कहाँ रहीं और कैसे फाइनली वो जुडिशल रिमांड पर पहुंची हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे तो इमरान खान साहब ने आज JIT में पेश होना था, वो उन्होंने उससे इनकार कर दिया और उन्हें वो अभी भी शायद ना बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रहे हैं कि मुझे अदालत जाने की क्या ज़रूरत है। अगरचे उन्हें कुछ समझ आ जाना चाहिए था, जो कुछ हो चुका है अब उन्हें अदालतों में जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उन्होंने JIT में आज उनकी पेशी थी जहाँ पर वो नहीं पेश हुए और अपने वकील के ज़रिए उन्होंने जवाब ये भेजा है कि आप मुझे सवालनामा भिजवा दें, मतलब मैं आप रिटर्न में भेज दें और अगर मुझसे बराह रास्त कोई बात करनी हो तो मुझसे वीडियो लिंक पर बात कर लें। अच्छा, शाही अंदाज़ है ना, वो अभी भी अपने आप को बादशाह या बादशाह गर समझते हैं, अभी भी वो समझते हैं कि सिस्टम में उनको शायद बहुत सपोर्ट अभी भी मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन बहरहाल उनका ख्याल है तो वो उनका ख्याल अपनी जगह पर मौजूद रहना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इससे पहले भी उन्होंने अदालत में कहा था कि अदालत मुंतकिल कर दे, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर अदालत मुंतकिल कर दे, लेकिन मेरे ख्याल उनकी ये ख्वाहिश किसी हद तक पूरी हो जाएगी और वो ऐसे होगी कि जब जेल में कोई शख्स होता है तो वहाँ पर अदालती कार्रवाई हो सकती है। तो इमरान खान साहब के चूँकि बहुत सारे केसेस हैं तो किसी एक के बाद दूसरे के बाद जब ये अपने हतमी नताइज तक पहुँचेंगे, मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे ये केसेस, तो फिर जेल में भी कुछ केसेस की समाअत हो सकती है। बहरहाल वो आज वाली JIT में तो नहीं गए थे, 10 JITs हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा, लेकिन उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बल्कि लास्ट 2 डेज़ में उन्होंने बड़ा रिपीटेडली दरख्वास्त की है कि मुझसे बात करें, मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, बल्कि अपनी तरफ से उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी। तो साफ जवाब मिल गया। एक तरफ कल नवाज शरीफ साहब ने कह दिया था, उनका बयान आ गया था कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनका ट्वीट भी आया, उनका बयान भी आ गया नवाज शरीफ साहब का। और उसके बाद आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर इनकार कर दिया है, साफ जवाब दे दिया कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो उनकी असल ख्वाहिश है कि किसी तरह आर्मी के साथ मैं बैठ जाऊं, आर्मी चीफ के साथ और आर्मी ऑफिशियल्स के साथ, जो अगरचे उन्हें समझ आ चुकी है कि उन्हें घास नहीं डाली जा रही। इवन उन्होंने खुद वो बताया कि सदर आरिफ अलवी की भी बात नहीं सुन रहे आर्मी चीफ इस हवाले से कि इमरान खान से बात करें, ये बात वो नहीं सुनने को तैयार है। तो आर्मी चीफ ने तो उन्हें सीधा सीधा सा दुश्मनों का एजेंट डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, ये छोटी सी बात नहीं है, इससे पहले वो ढके छुपे अल्फाज में कि एक सियासी कुव्वत इस तरह से कर रही है और वो जो है ना इसमें हंगामों में मुलव्वस जो लोग हैं उन्हें सज़ा मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से कर रहे थे। लेकिन अब बराह रास्त उन्होंने इमरान खान को दुश्मन का एजेंट डिक्लेयर कर दिया। कल स्टाफ कॉलेज कोयटा से खिताब करते हुए वहाँ पर उन्होंने जब किया तो उन्होंने बड़ा साफ कह दिया, उन्होंने कहा वो दुश्मन के एजेंट हैं जिन्होंने ये 9 मई के वाक़यात किए हैं। ज़ाहिर इमरान खान साहब की पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, तो इमरान खान साहब को उन्होंने दुश्मन का एजेंट कर दिया है। और वो कहाँ कर रहे हैं, स्टाफ कॉलेज में वो ऑफिसर्स, वो कर्नल रैंक के लोग जो होते हैं जो कोर्स कर रहे हैं, ये वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स या वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने प्रमोट होना है, जिन्होंने तरक्की करनी है, जिनके बारे में आम कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जनरल्स बनते हैं, ये वाले लोग स्टाफ कॉलेज करने वाले। तो वो आप सोचें कि मुस्तकबिल के जो जनरल्स हैं उनसे खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा है कि ये आर्मी का सिर्फ नहीं है, ये दुश्मन नहीं है, ये बेसिकली दुश्मन कुव्वतों का एजेंट है पाकिस्तान में। और अच्छा, इसको तकवीत कैसे मिली कि आज ही ट्रिब्यून की जो स्टोरी है IMF के हवाले से कि उन्होंने
हमें पैसे तो दे नहीं रहे, उन्होंने ऑब्जेक्शंस कर दिए हैं। और ऑब्जेक्शंस क्या हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ और कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखें। अच्छा, अब ये थोड़ा सा अजीब सी बात है, क्योंकि IMF का ये मैंडेट नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम पर अपनी ऑब्जर्वेशंस दें और वहाँ के लिए इंस्ट्रक्शंस दें कि कैसे होना चाहिए। उनका काम मॉनेटरी इश्यूज़ के साथ है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, जो उनकी कंडीशंस हैं वो अगर पूरी हो रही हैं, तो उसके बाद वो लोन दे देंगे, इंस्टॉलमेंट इशू कर देंगे। ये जो पॉलिटिकल मसाइल आए हैं जिस तरह से उन्होंने किया, ये एग्जैक्टली वही बात है जो कल अभी आर्मी चीफ ने कही थी। असल में वी आर अ वॉर जोन एंड वॉर इज़ बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और इमरान खान की पार्टी प्रॉब्ली इज़ द ओनली पार्टी, इमरान खान एंड हिज पार्टी, जो कि अमेरिका को इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसको CPEC को रोल बैक करने में, चाइना का रोल मिनिमाइज़ करने में, चाइना को इस खिते से बाहर निकालने में। प्रॉब्ली उन्हें नज़र आ रहा है कि इमरान खान वो वाहिद फोर्स है जो उनको ये सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो तो वैसे ही जो नए ब्लॉक का एक तस्वीर उभर रही है उसकी तरफ जाने का उनका ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो उसमें IMF का ये बयान जो है बड़ा अलार्मिंग सा है। अच्छा, जो तहकीकात हो रही हैं और बातें खुल रही हैं कि 9 मई को हुआ क्या था। एक हमें तो बज़ाहिर सबसे बड़ा वाक़या लाहौर का कोर कमांडर हाउस नज़र आता है, और अच्छा वो बड़ा वाक़या है, जितना कुछ हमने टेलीविज़न पर देखा है वो उससे बड़ा वाक़या। आज मुझे मौका मिला एक वफ़द के साथ, APNS का वफ़द था जिसने कोर कमांडर हाउस, जिन्ना हाउस का दौरा किया, मैं भी उसमें शामिल था। मुझे भी मौका मिला वो सारी जगह देखने का। वो एक अजीब सा सीन लगता है, मतलब एक होता है ना, आए कुछ किया, तोड़ फोड़ की, आग लगाई, भागे। वो नज़र आ रहा है कि बड़ी प्लानिंग के साथ एक लंबा अरसा वहाँ रुक के जिस तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। वो पंखे जल कर नीचे गिर गए हैं, तमाम कमरे, वो बेडरूम्स, वो किचन, वो ड्राइंग रूम, वो सिटिंग रूम, वो स्टडी रूम तहस नहस हो गया है, जला हुआ, हर चीज़ जली हुई। पीछे गैराज है, जो पोर्च है जहाँ पर प्रॉब्ली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कुछ बाइक खड़ी हुई थी, वो सब कुछ जल कर राख हो चुकी हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। वो देखकर एहसास होता है, खौफनाक से एहसास होता है कि ये लोग क्या करने आए थे, क्या सोच कर आए थे। अच्छा, आज मुराद सईद की एक ऑडियो आ रही है जो उन्होंने यही बताया कि हमने आपको आइडेंटिफाई किया हुआ था, इमरान खान वो मुस्लिम उम्मा के लीडर को चूँकि पकड़ लिया तो आप निकलें और पहुँचें। अच्छा, मुमकिन है इसके बारे में कोई उनका डिनाइल आ जाए, कोई इसकी तरदीद आ जाए कि वो नहीं है, लेकिन रियलिटी तो वही है जो हमारे सामने है। जो कुछ हुआ है 9 मई को, ये तो हमने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पर हज़ारों की तादाद में वीडियोज़ हैं जो हम सब देख चुके हुए हैं। वो बराह रास्त जाके देखना एक और अजीब सी उसकी कैफियत थी, या वो एक अजीब एक्सपीरियंस है जो आज मैंने किया है। बहरहाल वहाँ पर जो हो रहा है सो हो रहा है। असल जो प्लानिंग आज, हाँ मैंने बताया ना, APNS के वफ़द के साथ गए थे, उसी वफ़द की उससे पहले वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात थी। वहाँ पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि असल प्लानिंग जो डिटेक्ट हुई है जियो फेंसिंग और कॉल रिकॉर्ड्स और सारी चीज़ों से, मियाँ वाली एयरपोर्ट जो है, एयर बेस जो है मियाँ वाली, वो असल टारगेट था। मियाँ वाली एयर बेस पर 80 के करीब हमारे जो पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ वहाँ पर मौजूद थे। एक बड़ी एयर बेस है, तो 80 के करीब वहाँ पे जहाज़ मौजूद थे। वहाँ पे जो अटैक किया गया वो बड़ी प्लानिंग के साथ था। वहाँ पर असलहा, पत्थर और वो भूसे की ट्रॉलियाँ जो है ना, वो लेकर गए थे आग लगाने के लिए, ताकि वो रख कर और आग लगाई जा सके। ये सारा कुछ वहाँ पर प्लान था। तो वो तो हमारे वहाँ के जो सिक्योरिटी का सिस्टम था, फ़ौजी भी थे और पुलिस वाले भी, जिसमें बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए, उन लोगों ने उनको रोका और लड़ाई करके अपनी जानों की परवाह ना करते हुए खुद ज़ख्मी होकर उस मॉब को, उस दंगा फसाद करने वाले लोगों को, उन दहशतगर्दों को रोका। अच्छा, हम पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात इससे पहले देख चुके हैं। जब हमारी एयर बेसिस पर अटैक हुआ और हमारे वो जो हिफाजती जहाज़ थे सर्वेलेंस के हवाले से, वो उनको नुकसान पहुंचा था। तो अब उससे बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट ये था कि यहाँ पर 80 जहाज़ खड़े हुए थे। अगर खुदा ना खास्ता इन दहशतगर्दों को, इन शर पसंदों को वहाँ अंदर तक पहुँचने का मौका मिल जाता, तो वो कोर कमांडर हाउस का जला हुआ हाल देखकर तो खौफ आता है कि हमारे साथ क्या होना था। मतलब हम एक एक जहाज़ के लिए, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पैसों का वैसी मसला बना हुआ है, IMF ने जो हमें जिस तरह से खींचा हुआ है, वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी डायरेक्ट बात की है
لیکن مجھے نہیں پتا اس کا ایگزیکٹ آؤٹ کم کیا آئے گا، اور کیونکہ کچھ آلٹرنیٹس پر بھی کام ہو رہا ہے. وہی اگین جو میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ وار از بٹوین چائنا اینڈ امریکہ، تو وہ والا چیز چل رہی ہے ابھی اپنی جگہ پر ہے. تو اس میں وہ جہاز تو بچ گئے ہیں ہمارے، لیکن لوگ نہیں بچیں گے جو لوگ پکڑے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ کا کہنا یہ تھا کہ نمبر بہت بڑا ہے جن کو جو ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں لوگ، لیکن ہم اپنے طور پہ چیک کر رہے ہیں. 4 مختلف مرحلوں میں چیک کیا جا رہا ہے، اور فائنلی جو کلپرٹ ہے، جو واقعی ذمہ دار ہیں اس دنگا فساد کے، اس دہشت گردی کے، اس شر پسندی کے، انہی کو پکڑا جائے گا. مثلا خواتین کے حوالے سے چونکہ بڑا شور مچا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹوٹل 33 تقریباً 500 لوگوں کی خواتین کی فہرست ہے، جس میں سے 33 خواتین کو پکڑا گیا، اور اس میں سے 22 کو چھوڑ دیا گیا. 11 کے قریب خواتین مختلف جگہوں پہ جیلوں میں موجود ہیں. ان کی ملاقات فیملی سے اس لیے نہیں کرائی جا رہی کہ پہلے ان کے شناخت پریڈ ہوگی، اس کے بعد الاؤڈ ہے، وہ ایک لیگل پروسیجر ہے. ان کا میں نے تو اجازت دے دی تھی کہ کرا دیں، لیکن لیگل پروسیجر یہ ہے، اس وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا. وہ بھی ایک آدھ دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا پروسیس. تو یہ تو ایک بڑی کارروائی تھی جو نہیں ہو سکی، بچ گئی ہے. خدا کا شکر ہے ادا کریں ہم کہ ہماری بچت ہو گئی ہے اس حوالے سے. انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ان کا تو پلان تھا، وہ یاسمین راشد صاحبہ کی ہوں یا جس کی بھی ہوں. یاسمین راشد صاحبہ سے مجھے یاد آیا کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہی پکڑی گئیں تو پتہ چلا ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور انہیں نہیں کسٹڈی میں نہیں رکھنا چاہیے. لیکن یہ رپورٹس جو صاحب بنوا رہے تھے وہ ایک بڑے سرکاری افسر تھے جو ان کے ماتحت، وہ چونکہ خود وزیر صحت تھیں تو وہ ان کے ماتحت کام کر چکے تھے. تو فائنلی جب 1-2 دن اس میں گزرے اور یہ باتیں ظاہر اعلیٰ حکام تک پہنچی تو پھر ان کی چھٹی کرا دی گئی. ان کو ان کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا، اور وہ ہوتا نا فی الحال ان کو چھٹی پر بھیج دیا کہ آپ گھر بیٹھیں. اس کی مزید تحقیقات ہوں گی، دیکھیں گے کیا ہو گیا. تو اس کے بعد ایم ایس سروسز ہاسپٹل نے پھر اصل رپورٹ سامنے آئی. تو انہوں نے آخری 2 دن، اس کے بعد جو ہے 2 دن ان کے سول لائنس کے اس میں گزرے، اس میں ہاسپٹل فیسلٹی جو ہے وہاں پر گزرے، اور پھر فائنلی ان کو جوڈیشل اس پر بھیج دیا گیا، جیل میں بھیج دیا گیا ان کو. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں سسٹم میں بیٹھے ہوئے جو اپنی ذاتی محبتوں کی وجہ سے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سم ٹائمز وی فیل کہ شاید عمران خان کو بڑی سپورٹ مل رہی ہے. وہ ظاہر ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہو سکتے ہیں، وہ جوڈیشری میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ پولیس میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ افسر شاہی میں بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، وہ ایک واقعہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے، تو وہ اعلیٰ افسر جو ہیں پنجاب حکومت کے اب چھٹی منا رہے ہیں. باقی تحقیقات اپنی جگہ چل رہی ہیں. اچھا، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. ہم ایک بڑی ایشو تو ڈسکس کر چکے ہیں، پہلے کئی دنوں سے چل رہا ہے خدیجہ شاہ کا، جن کا تعلق سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ سے ہے. وہ ان کی نواسی ہیں، ان کی گرفتاری ہوئی، ان کو نہیں چھوڑا گیا. تو کچھ اور نام بھی، بڑے بڑے نام سامنے آئے اسی دوران. ایک صاحب ہیں عمران محبوب صاحب، جو جنرل سعد کے داماد ہیں، جنرل ریٹائرڈ سعد کے داماد ہیں، اور وہ تو کور کمانڈر ہاؤس کے دروازے پر کھڑے تھے، وہ جو ہے نا کھولنے کے لیے توڑ دینا اور شاؤٹنگ اور وہ ساری چیزیں. تو ان کی ویڈیوز موجود تھی، وہ گرفتار ہیں. اور ایک سابق آئی جی پنجاب ضیاء الحسن کے صاحبزادے ہیں رضوان ضیاء، وہ بھی گرفتار ہیں. اور ایک بہت بڑے ریٹائرڈ فوجی آفیسر کی صاحبزادی کا نام بھی آ رہا ہے. وہ ایگزیکٹ چونکہ نہیں ہے، نام میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، اس لیے میں نام نہیں لے رہا ابھی آپ کے سامنے. تو وہ بھی گرفتار ہے. آپ سوچیں کس لیول کے لوگ ہیں جو گرفتار ہے. اگر ان لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا، مطلب ہمارے ہاں تو ایسا سوچا ہی نہیں نا جا سکتا کہ آئی جی پنجاب چاہے سابق ہو، ظاہر پولیس میں کیا لیول ہوتا ہے، جنرل ریٹائرڈ اور مطلب 3 اسٹار جنرلز، ان کے بچے، ان کے داماد، سابق آرمی چیف کی نواسی، اس گھر سے جہاں پر وہ بورڈ لگا ہوا ہو، یہ سب لوگ گرفتار ہوئے ہیں. اصل میں یہ ایک پیغام ہے. آج ہم جب وہاں پہنچے ہیں کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس، تو وہاں پر بھی ہمیں یہی فیل ملی ہے کہ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ شرپسندی کی ہے کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. آرمی چیف کے بھی جو مختلف جگہوں پر بیانات آ رہے ہیں، ان کے خطاب ہو رہے ہیں، اور تازہ ترین جو میں نے آپ کو بتایا کوئٹہ سے، اسٹاف کالج کوئٹہ سے، وہ بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ آپ نے اپنے لیمٹس کراس کی ہیں. احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے، پرامن احتجاج ہونا چاہیے. آپ اور اچھا تھا، مطلب کینٹ ایریاز میں ٹریڈیشنلی نہیں ہوتا تھا، لیکن پی ٹی آئی کو تو بڑے طویل عرصے سے یہ سہولت حاصل تھی. وہ کبھی لالک جان چوک میں، کبھی کہیں انہوں نے ایک جلسہ کرتے تھے، دھرنا دیتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کی چل رہی تھی، ان کے لیے الاؤڈ تھا. لیکن اب انہوں نے اپنی لمٹس کراس کی ہیں، اور لمٹس ایک پلان کے تحت
ایک شرپسندی، ایک تباہی کے پلان کے تحت کی گئی ہے، تو پھر جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو معاف کرنے کی گنجائش وہاں سے نہیں نظر آ رہی۔ اس میں اپنی بات میں پھر وہیں سے کلوز کروں گا، وہی بات دہراؤں گا کہ حضور خیال رکھیے گا کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے۔ اگرچہ آج وزیر اعلیٰ نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ کسی بے گناہ کو نہ پکڑا جائے۔ ان کا اسی وجہ سے لیٹ بھی ہو رہی ہیں، ان کا بڑی لمبی لسٹ ہے، 500 خواتین ہیں، ہزاروں مرد ہیں، لیکن وہ لیٹ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بے گناہ نہ پکڑا جائے۔ تو امید ہے کہ اس بات پر عمل بھی ہوگا، اور یہ جس طرح بتایا گیا اسی طرح سے چل رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت دیگر حوالے سے بھی کام کر رہی ہے، وہ بجٹ کی تیاری بھی ہو رہی ہے، وہ میں کسی اگلی ویڈیو میں اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔